तो हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम फिर से आपके सामने हैं और आज का जो विषय है वो है उपसहसंयोजक यौगिक। तो बच्चों आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों उपसहसंयोजक यौगिक के पीवाईक्यूज। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया कि पिछले वर्ष के प्रश्न करेंगे और बच्चों कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण मतलब जो जेई में आया हुआ है और जो नीट में आ सकता है, ऐसे भी प्रश्न हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और अभी जल्दी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है संकुल COCl3 6NH3 COCl3 ये तीन कंपाउंड दे रखे हैं को आधिक्य AgNO3 में के साथ अपक्रिया करवाने पर स्टोकियोमेट्रिक AgCl बनने का सही क्रम बताइए। स्टोकियोमेट्रिक AgCl बनने का सही क्रम बताइए बच्चों। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार बच्चों को लगता है ये क्या पूछ लिया, स्टोकियोमेट्री तो भाई मोल कॉन्सेप्ट में आया था, यहां कैसे आ गया। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने वर्नर थ्योरी पढ़ी होगी, तो वर्नर थ्योरी के अंदर एक बात आपको बताई गई होगी, क्या बेटा, कि जब कोई लिगेंड किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु से बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो सबसे पहले वो लिगेंड जुड़ता है जिसकी सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती है। तो मैं पहले कंपाउंड को ध्यान से देखता हूं। पहला कंपाउंड आपका देख लो, बहुत ही सुंदर सा कंपाउंड है बेटा, बहुत ही सुंदर सा कंपाउंड है COCl3.6NH3। दूसरा कंपाउंड आपका बेटा है COCl3 और 5NH3 5 अमोनिया। तीसरा आपका है बेटा COCl3 और 4NH3। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि क्लोरीन जुड़ेगा CO से कि अमोनिया जुड़ेगा, तो आप देखो यार अमोनिया के अंदर कौन सा डोनर है। तो बेटा यहां पे अमोनिया के अंदर कौन सा डोनर है, यहां पे अमोनिया के अंदर कौन सा नाइट्रोजन डोनर है, और क्लोरीन तो अपना खुद डोनर ही है। ठीक है, तो अगर इसका मैं कंपाउंड बनाऊं तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा, देखो इसका कंपाउंड बनेगा भैया NH3 का होल 6 और बाहर क्या ले लेंगे हम 3Cl। ठीक है, 3Cl माइनस, ठीक है, या Cl3 लिख लो यहां पे, हाँ Cl3 लिख लो। अब एक मुझे बात बताओ, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किससे भैया, किससे करवा दूं इसकी रिएक्शन, अगर मैं इसकी करा दूं रिएक्शन किससे, आधिक्य AgNO3 से, तो अब मुझे बताओ ध्यान से, AgNO3 किससे करेगा रिएक्शन, ये तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा टूटेगा Cl3। तो जितने Cl बाहर हैं, कितने Cl बाहर है भैया यहां पे 3, तो ये 3 Cl 3 Ag से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बोलो बेटा 3AgCl। क्या बनाएंगे 3AgCl। जितना Cl बाहर उतना Ag के साथ रिएक्शन होगा और उतने क्या बनेंगे AgCl के PPT बन जाएंगे। ठीक है, इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा बेटा, तो ध्यान से देखो बहुत सिंपल है ये CONH3। अब देखो ध्यान से यहां पे भैया, इससे 6 लिगेंड जोड़ने हैं, अमोनिया कितना यहां पे है 5, तो 5 तो ये जुड़ गया, लेकिन अब एक Cl हमें अंदर जोड़ना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, तो बाहर कितने Cl बचे बेटा, तो बाहर बचा बेटा 2 Cl, कितना बचा 2 Cl बचा। तो इससे जब आप आयन बनाओगे तो ये पूरा अलग टूटेगा और ये 2 Cl अलग टूटेगा। अब इसकी रिएक्शन करा दो भैया AgNO3 से, तो जैसे ही आप AgNO3 से इसकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा 2 AgCl बनेगा। क्या बनेगा 2 AgCl बनेगा, सिंपल सा। इसमें देखो क्या करेंगे हम, थर्ड वाले ऑप्शन में भैया 4 अमोनिया है, तो कोबाल्ट के साथ हमने 4 अमोनिया रख दिया, 4 अमोनिया रख दिया। अब यहां पे यार हमको ना 2 Cl लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें 6 लिगेंड चाहिए। ठीक है, तो 2 Cl ले लेते हैं यहां पे, तो ये हो गया Cl2 और एक Cl बाहर हो गया। अब इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे किससे AgNO3 से, जो कि आधिक्य में है AgNO3 से। तो अब मुझे बताओ यहां पे कितना Cl बाहर है, एक Cl बाहर है, तो यहां पे एक ही तो AgCl बनेगा बेटा। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया कि भाई सबसे ज्यादा कहां बनेगा, सबसे कम कहां बनेगा, और बीच वाला मतलब इन दोनों के बीच कहां बनेगा।
तो देखो पहले वाले में कितना बनेगा भैया 3AgCl, दूसरे में कितना बनेगा 2AgCl, और तीसरे में कितना बनेगा 1AgCl। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, 3AgCl बनेगा इस वाले से, 2AgCl बनेगा इस वाले से, और 1AgCl बनेगा इस वाले से। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है थर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया के साथ विभिन्न अष्टफलकीय संकुल बनाता है। अष्टफलकीय संकुल मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल संकुल बनाता है। तो निम्नलिखित में से सिल्वर नाइट्रेट के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोराइड आयन का परीक्षण नहीं देगा। वही क्वेश्चन पहले वाला है कि भैया कौन सा इसमें से ऐसा है जो क्लोराइड आयन का परीक्षण नहीं देगा। अब ध्यान से देखो यार, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भैया पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है CO, और अमोनिया कितना नीचे लिखोगे अंदर की तरफ, NH3, CONH3 का होल थ्राइस, और क्या करेंगे हम Cl3। अरे बोलो क्लियर है। दूसरा ऑप्शन देखो भैया क्या है, दूसरा है CONH3 पहले लिखेंगे हम क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 का होल थ्राइस 4 है तो 4 कर लेंगे कोई बात नहीं, होल 4 और Cl2। और अब देखो एक Cl बच गया, 3 Cl था ना बेटा, तो एक Cl क्या हो गया, बाहर हो गया। तीसरा क्या है भैया, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम। तो क्या करेंगे CONH3, और यहां पे क्या होगा भैया 5, और एक Cl अंदर लेंगे और 2 Cl कहां करेंगे इसमें, बाहर की तरफ। ठीक है, और ये एक लास्ट ऑप्शन क्या है, CONH3 कितने हैं 6, और 3 Cl कहां करेंगे, बाहर की तरफ। अब मुझे आप एक बात बताओ, मुझे बेटा आप एक बात बताओ, किसमें Cl बाहर की तरफ नहीं है। मतलब जो संकुल है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, या समन्वय संकुल, और बाहर को बोलते हैं आयनन स्फीयर या आयनन मंडल बोलते हैं। तो किसके आयनन मंडल में यानी बाहर की तरफ क्लोरीन नहीं है, बताओ पहले में। अगर पहले में क्लोरीन है ही नहीं, तो अगर आपने इसमें AgCl डाल भी दिया, सॉरी AgNO3 डाल भी दिया, AgNO3 डाल भी दिया, तो जब Cl है ही नहीं भैया तो क्या AgCl बनेगा। तो जब AgCl नहीं बनेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये परीक्षण देगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बोलो। पहला ऑप्शन क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। आगे चलें भाई, आगे चलें। मेरा आपको एक एडवाइस है, जब भी क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले पॉज बटन पे दबाएंगे और क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे। फिर नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देख लें। क्या मेरी बात क्लियर है। आगे चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा अधिक आयनिक चालकता प्रदर्शित करता है। आयनिक चालकता का मतलब क्या होता है, बेसिकली मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें कोई कंपाउंड है, मान लो AB कोई कंपाउंड है, A+ और B-। हम क्या देंगे बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगा दो सिंपल सी, ठीक है, और इसको यहाँ ऐड कर दो। तो जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है या आयनिक चालकता या मोबिलिटी बोलते हैं, वो डिपेंड करती है कितने ज्यादा इसमें आयन है, कितने ज्यादा इसमें आयन है। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोड और कैथोड मान लो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव किधर जाएगा, इधर की तरफ, ये किधर जाएगा, इधर की तरफ। ये सब आपने पढ़ा, कहां पे पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा आयनिक चालकता कौन प्रदर्शित कर सकता है। तो सिंपल सी सवाल का सिंपल सा जवाब क्या है कि सर जिसके पास सबसे ज्यादा आयन होंगे, क्या, जिसके पास सबसे ज्यादा आयन होंगे वो सबसे ज्यादा आयनिक चालकता दर्शाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बेटा आप एक बात बताओ, पहले को अगर आप ब्रेक करोगे आयनों में तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 4K+, और प्लस ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स FeCN6-4। अब मुझे बताओ यहां पे कितने आयन बने बेटा, तो 4 आयन यहां से बना प्लस एक पूरा आयन यहां से मिला, कितने हो गए, 5 आयन का फॉर्मेशन हुआ है। कितने का हुआ है, 5 आयन, 5 आयन का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कितने आयन बनेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं यहां पे, तो ये पूरा का पूरा टूटेगा भैया, CONH3 होल 6 प्लस Cl3 है बेटा, तो क्या होगा
3Cl माइनस, 3Cl माइनस। आपसे पूछू कितने आयन बने बेटा, तो यहां पे एक आयन तो पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है और प्लस 3 कौन सा है, Cl वाला, तो कितना बड़ा बना, 4 आयन का निर्माण यहां पे हुआ है। ठीक है, आपसे मैं तीसरे में पूछूं कितना आयन बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, देखो इधर Cu NH3 का होल 4, Cu NH3 का होल 4, Cu NH3 का होल 4 और Cl2, इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड तो इधर लिखा हुआ है, तो +2Cl माइनस, एक आयन यहां से बना है, 2 आयन यहां से बना है, कितने बने बेटा, 3 आयन, कितने बने टोटल, 3 आयन का फॉर्मेशन हुआ है। और लास्ट में क्या कोई आयन बन रहा है क्या, नहीं सर, लास्ट में कोई भी आयन बन नहीं रहा, क्यों, क्योंकि सारा का सारा कॉम्प्लेक्स कहां है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, कोई भी आयन स्फीयर में है ही नहीं, तो इसके लिए कोई भी आयन नहीं बनेगा। अब मुझे आप बताओ, जितने ज्यादा आयन जहां होंगे उस यौगिक की चालकता सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर कौन सा जाएगा, पहला, क्योंकि भैया 5 आयन थे, कितने आयन थे बेटा, 5 आयन थे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है, क्या मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल सवाल नीट में आ रहे हैं बेटा, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा बेसिक क्लियर आपका है ना, बेसिक मतलब जो सर ने पढ़ाया होगा या जो आपका नोट्स है उसको एक बार अगर ऊपर से रिवाइज कर लिया, थोड़ा बहुत उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं देख लिया कि भाई कहां कहां कुछ चेंज होते हैं, तो बहुत कठिन सवाल नहीं आते नीट के अंदर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो भाई, नीट में भी आया है और जेई में भी आया है, नीट में भी आया है और जेई में आया है, ठीक है, जेई और नीट दोनों में एक क्वेश्चन आया है। दरअसल 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल जेई मेंस के नीट में आते हैं, यानी लगभग लगभग 20 से 25 या लगभग लगभग मैं कहूं कि 24 से 28 नंबर का पेपर उसी जैसा आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, क्या पूछा था, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA बोलते हैं इसको, आयन है, एक दंतुक है बेटा, 2 दंतुक है, या 3 N दाता परमाणुओं के साथ त्रिदंतुक है, या 4 ऑक्सीजन एवं 2 नाइट्रोजन दाता परमाणुओं के साथ षट दंतुक है, यानी 6 डेंसिटी है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको भैया इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट होता क्या है। ठीक है बेटा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, देखो इधर, ये आपका हो गया एथिलीन, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया डाइएमीन, 2 N हो गया ना बेटा, और टेट्रा एसीटेट है, यानी अब 4 क्या जोड़ना है आपको, एसीटेट जोड़ना है, जोड़ दो यहां से, ये हो गया CH2C डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव, एक एसीटेट हो गया, दूसरा हो गया CH2C डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव, दूसरा एसीटेट हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये आपका हो गया तीसरा एसीटेट, और CH2C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये क्या हो गया बेटा आपका चौथा एसीटेट। अब मुझे आप देख के बताओ यार, अब मुझे ना आप बेटा देख के बताओ इसमें कितने डोनर एटम हैं, तो सर आप बोलोगे सर देखो इधर 1 2, देखो एक ये हो गया, दूसरा हो गया N है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और ये हो गया छठवां। कितने नाइट्रोजन डोनर है बेटा, 1 2 नाइट्रोजन, तीसरा और चौथा। कितने ऑक्सीजन डोनर है बेटा, 1 2 3 और 1 2 और 5 और छठवां। तो देखो सही ऑप्शन कौन सा है, 4 ऑक्सीजन एवं 2 नाइट्रोजन दाता परमाणुओं के साथ षट दंतुक है। बोलो क्या बहुत आसान सवाल नहीं लग रहा आपको ये, क्या आपको ये बहुत आसान सवाल नहीं लग रहा है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, बस पहचानना है आपको। इसी तरह एक क्वेश्चन जेई मेन में आया 2020 के अंदर, जेई मेन 2020 में आया बेटा ये, ठीक है, जेई मेन 2020 में क्वेश्चन आया, क्या आया देखो इधर, एक ऐसा कंपाउंड दे दिया ना, अब बोला कि बताओ इसकी दंतुकता कितनी है, इसकी दंतुकता कितनी है। तो आप जानते हो भैया यहां ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसके पास यानी कि लोन पेयर है, तो एक दंतुक ऑक्सीजन ये हो गया, एक यहां पे दे देगा, दूसरा यहां पे दे देगा बेटा, इस N के पास भी लोन पेयर है, तीसरा यहां पे दे देगा, और इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो चौथा यहां पे दे देगा। यानी ये 4 ऐसे इसके परमाणु हैं
जो सेंट्रल एटम को, केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऑप्शन क्लियर है भैया, कितने दे सकते हैं सर? 4। तो 4 इसका आंसर है कि भैया क्या है? चतुर्दंतुक लिगेंड है। क्या है? चतुर्दंतुक लिगेंड है। क्या सवाल बहुत टफ है क्या? बहुत सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है भाई सिंपल सवाल ये भी है। इसमें पूछा है कि संकुल MEN, EN का मतलब यहां पे लिख दिया इन्होंने एथिलीन डाइएमीन C2O4 Cl है में धातु M की उप सहसंयोजक संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यौम ऑक्सीकरण संख्या का योग है। तो क्या बताना है आपको बेटा? आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन या योग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा सवाल है, देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। M, यहां पे M, यहां पे EN का होल ट्वाइस आपको पता है बेटा, और ये C2O4, ठीक है, C2O4 और यहां पे Cl माइनस, ठीक है, माइनस बाद में लगाएंगे अभी, तो अभी Cl मान लो। अच्छा, सबसे पहले निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आपको पता है भैया एथिलीन डाइएमीन कैसे होता है। एथिलीन डाइएमीन देखो ऐसे होता है, ये एथिलीन हो गया ये, और ये हो गया डाइएमीन, ठीक। तो देखो यहां पे इसकी डेंसिटी कितनी है? 2, लेकिन ये 2 बार है तो कितनी हो जाएगी भैया? 4। तो 4 दंतुकता तो यहां से लेगा, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहां से बनाएगा। और C2O4 माइनस क्या होता है? C2O4 देखो बेटा माइनस ये होता है, C2O4 माइनस देखो ये है। इसमें कितने दंतुक हैं? 1 और 2। तो ये क्या है बेटा? बाइडेंटेट है। तो 2 दंतुकता तो यहां आएगी, तो 4 दंतुकता यहां से आएगी। क्यों? क्योंकि भैया 2 इसके अणु हैं। और 2 दंतुकता यहां से आएगी, क्यों? क्योंकि इसका 1 अणु है। तो दंतुकता कितनी होगी बताओ? 4 + 2 6। क्लियर है? तो 6 हो गई इसकी डेंसिटी। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले सर? तो बहुत सिंपल सवाल है भैया, इसमें कुछ नहीं करना है। टोटल जो चार्ज है कितना है उस पे? 0 है, ठीक है। या एक तरीका और कर सकते हो आप, क्या सर? आप एक काम कर सकते हो ऐसे, इसको ना आयनों में ब्रेक कर लो, तो Mn हो गया En का होल ट्वाइस। अरे ठीक है बेटा, होल ट्वाइस, और इधर हो गया C2O4 माइनस प्लस, सॉरी प्लस Cl माइनस। ये पूरा का पूरा क्या है? केटाइन। ये पूरा का पूरा क्या है? एनायन है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। अगर मान लो आपको यहां से निकालना है, क्या निकालना है यहां से आपको? इसका ऑक्सीकरण अवस्था। तो कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, इसको x मान लें, m को, ये होता है न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि चार्ज कोई है नहीं। तो x + 0 कर लो बेटा, ठीक है। प्लस इसका कितना होता है भैया? 2 होता है, और माइनस का होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां देखो, प्लस के बाद इंटू -2, ऐसे कर लो, इसको यही कर लो, ऐड कर लो, -2 हो गया, ठीक है। और Cl कितना है भैया? -1 होता है, इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहां से क्या आ गया देखो, इधर x - 3 = 0। तो x क्या आ जाएगा बोलो? +3 आ जाएगा। आ गया x + 3। या अगर आयनों में आपने ब्रेक कर लिया तो भी बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे हम? इसको x मान लेंगे, +0 मान लेंगे। ये कितना है भैया? -2 है। और अब ये अलग हो चुका है, तो इसको हम अलग से कंसीडर करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे देखेंगे, सिर्फ एक ही है, तो इक्वल टू क्या कर लेंगे? यहाँ पे +1 कर लेंगे। क्यों भैया? देखो, इक्वल के बाद क्या लिखना है? जो टोटल चार्ज है। यहां पे चार्ज टोटल कितना था बेटा? 0, क्योंकि +3 यहां, -3 यहां। यहां पे चार्ज कितना है? एक पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज है, तो हो गया +1। तो बताओ यहां से x इक्वल टू क्या आ गया? x - 2 = +1, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये +3। तो ये आ गया आपका क्या? ऑक्सीकरण अवस्था। और ये क्या है आपका? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या आपका आया भैया 6, और ऑक्सीकरण कितना आया भैया आपका? 3। तो ये हो गया 6, ये कितना हो गया भैया? 3।
तो कितना हो गया बेटा 9। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, बोलो आंसर क्या है, बोलो भैया 9। आंसर क्या है आपका भैया 9 आंसर है। ठीक है, 6 आपका ऑक्सीकरण अवस्था है और 3 आपका क्या है, 6 आपका समन्वय संख्या है और 3 आपका क्या है ऑक्सीकरण अवस्था है। क्या मेरी बात आपको क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है K3CrC2O4 में उपसंयोजक संख्या योम क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः है। ये आपको HW दे रहा हूं, घर से कर लेना, सिंपल सवाल है HW। अभी मैंने करवाया है उसी तरीके से करना है बेटा, अभी मैंने करवाया है उसी तरीके से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। संकुल AgH2O का होल ट्वाइस AgCN2 का होल ट्वाइस का IUPAC नामकरण बताओ। क्या बताओ? IUPAC नामकरण बताओ। तो देखो IUPAC के लिए मैंने आपको जब वन शॉट वीडियो पढ़ाया था तो बहुत सारे मैंने तरीके बताए थे कि कैसे लिखना है। मैं थोड़ा उसको रिवाइज करा देता हूं बोल बोल के। कैसे? मैंने कहा था जब भी कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, केटायन और एनायन में उसको तोड़ लेंगे और सबसे पहले हम केटायन का नाम लिखेंगे। जब भी केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, मान लो कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, हम उस सेंटीमीटर एटम का नाम लिखेंगे और उसके लास्ट में हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था भी लिख देंगे। जब किसी एनायनिक संकुल का नाम लिखेंगे यानी ऋणायन वाले का नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम उसके जो उसका नाम है सेंटीमीटर एटम का, उसके प्लस हम 8 लगाएंगे सफिक्स के रूप में, 8 और फिर हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप समझ पा रहे हो तो रिलेट कर लिए होंगे। अब यहां पर हम देखते हैं भैया ये कंपाउंड क्या है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कंपाउंड क्या है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ये भैया दोनों ए भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले निकालो कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पे Ag पे कितना है, H2O क्या है, यहाँ पे चार्ज कॉम्प्लेक्स का क्या है, 0 है। तो देखो ये गलती मत कर देना कि सर यहाँ पे 0 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो गई, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे हो गया क्या भैया +2। ये आपका तरीका गलत। क्यों? क्योंकि अगर कोई देखो ये मान लो केटायन है और ये एनायन है बेटा, तो कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 हो और उसके साथ कोई क्या हो, ऋणायन जुड़ा हो। यानी कि हमने कुछ क्या कर दी, गलती कर दी। तो हमें सही कैसे करना है, ध्यान से देखो इसको। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सबको जोड़ लो। ये भैया x मान लो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, +0 कर देंगे यहां पे, प्लस यहां पे x कर लो Ag को। ठीक है, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सॉरी 2x -2 लिख लो, एक स्टेप और लिख लो। 2x -2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो गया, बोलो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा +1। क्या हो गया +1। अरे ठीक है, समझ में आ गया ना। तो x इक्वल टू 0 हो गया तो समझ में आ गया, +1 हो गया। यानी यहां पे Ag कितना है भैया, यहाँ पे +1, यहां पे कितना है भैया +1। ठीक है, हाँ अब इसको आप ब्रेक करोगे ना, किसको, इसको, तो कैसे बनेंगे कॉम्प्लेक्स, देखो ध्यान से। ये ऐसे बनेगा सर, AgH2O का होल ट्वाइस +1 और प्लस एक एनायन बनेगा क्या, AgCN2 का होल ट्वाइस -1, ये बनेगा भैया। तभी इसका अस्तित्व है, तो इसका एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, क्योंकि एक केटायन के साथ एक एनायन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 0 चार्ज पे रहेगा। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कहते हैं देखो सर इसका अलग से ऑक्सीडेशन निकाल लो भैया, इस कॉम्प्लेक्स का इसका अलग से निकाल लो। यहाँ पे 0 चार्ज तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -2 तो -2 आ गया। इसका मतलब आपने क्या कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बात मैं इसलिए करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं कि जब भी एग्जाम आए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है भाई, अब यार बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो ये बन गया भैया पूरा पूरा धनायन और ये बन गया पूरा का पूरा ऋणायन। तो ये हो गया धनायन, ये हो गया आपका ऋणायन, ये आपका हो गया ऋणायन। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा, धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन के नाम में भी सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कितनी बार है बेटा, 2 बार है। तो क्या लिखेंगे बताओ,
लिखेंगे डाई एमिनो, क्या लिखेंगे, सॉरी डाई एक्वा, अमोनिया नहीं है, पानी है, तो क्या हो जाएगा डाई एक्वा। ठीक है, डाई एक्वा के बाद ये एजी जो कि केटायनिक है, तो क्या लिखेंगे बोलो बेटा, सिल्वर। डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट आएगा, ये हो गया पूरा का पूरा क्या, केटायन। अब एनायन पे आ लाओ, एनायन पे आ जाओ तो क्या होगा, डाई साइनो, और अब क्या लिखेंगे हम इसको, सिल्वर नहीं, अर्जेंट, अर्जेंटेट, क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। ठीक है, और वन, कौन सा ऑप्शन है भाई, तो डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, ये किसका हो गया भैया, केटायन का। और डाई साइनाइडो या साइनो भी लिख देते हैं, डाई साइनो या साइनाइडो, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या इसका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं भाई, संकुल आयन FeCN6 का नाम बता दो। बहुत सिंपल है भैया। अब देखो टोटल इसमें चार्ज कितना है, -3, तो सबसे पहले हमने तरीका क्या बताया है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो इधर, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालोगे सर, सर इसको x मान लेते हैं, x प्लस, और ये कितना है भैया, -6 इक्वल टू -3 हो गया बेटा। तो x इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, +6 -3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +3 हो गया। अब देखो ध्यान से यार, यहां पे कैसा लिगेंड है, फॉस्फोरिक कैसा कॉम्प्लेक्स है, यहां पे कॉम्प्लेक्स कैसा है, यहां पे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो क्या करेंगे हम, जब भी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे हम, 8 सफिक्स, क्या लगाएंगे, 8। तो हेक्सासाइनो, ठीक है भाई, हेक्सासाइनो हो गया। फेरेट, फेरेट लिखेंगे क्या, हाँ आयरन तो नहीं होगा, क्यों, आयरन कब होगा, जब होगा ये केटायनिक, लेकिन ये कैसा है बेटा, एनायनिक है, तो हेक्सासाइनो आयरन तो होगा नहीं। हेक्सासाइन साइनिटो फेरेट थर्ड आयन, गलत बात, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, देखो साइनिटो नहीं होगा, ट्राइसाइनो तो गलत हो गया, हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड आयन क्या होगा, हेक्सासाइनाइड है ना बेटा, ये CN है, तो हेक्सासाइनाइडो कहां से आ गया, 6 से, 6 हेक्सासाइनाइडो हो गया। फेरेट का मतलब क्या हो गया भैया, फेरिक होता है, आयरन के लिए लिखते हैं ना, और 8 हमने क्या लगाया वहां से, सफिक्स के रूप में, है ना, और थर्ड लिखा, फिर क्या लिखा मैंने, आयन लिख दिया। बोलो क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। आगे चलें, संकुल CO Cl2 En2 द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बताओ। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन इसलिए ये भी बेटा जेई और नीट दोनों में आया है। ठीक, अब यार कैसे पता करेंगे हम, तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कि भैया बताओ ये क्या आयनन समावयवता है क्या, आपको पता है कि आयनन समावयवता कैसे होती है। मान लो लिखा है CO Cl2 सपोज, है ना, और यहां पे लिखा है मान लो कि Cl, ऐसा होता मान लो CO En का होल ट्वाइस और Cl2, और आगे होता मान लो बेटा Br2, सपोज ऐसा होता, ठीक है, या Br मान लो, Br होता, क्या होता, Br होता। तो आयनन कब बनता, ऐसे बनता, CO En का होल ट्वाइस BrCl, और बाहर में क्या हो गया Cl, यानी देखो अब क्या हो गया, इसमें इसमें आयन Br देगा और पूरा ये आयन देगा, इसमें Cl देगा पूरा ये आयन देगा, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स और Cl, यानी आयनन में क्या हो गया, इसके डिफरेंस हो गया। तो क्या बोलते हैं हम कि भैया आयनन होता, तो ऐफा तो है नहीं, तो आयनन तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। दूसरा दे रहा उपसह संयोजक समावयवता होगा क्या, देखो ये बेटा कैसे देता है, आपको मैं सिखा चुका हूं कब देता है उपसह संयोजक, जब दो कॉम्प्लेक्स हो, क्या हो बेटा, दो कॉम्प्लेक्स हो, केटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो क्या देगा, उपसह संयोजक, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। तीसरा है ज्यामितीय समावयवता, देखो ये दे सकता है क्या ज्यामितीय, चेक कर लेते हैं एक बार, इसकी कोऑर्डिनेशन में कितनी होगी, देखो बेटा यहाँ पे जो CN EN है, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, EN की 2 होती है, 2 2 कितना हो गया, 4, और 2 6, 6 का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या हो गया भैया, अष्टफलकीय, क्या हो गया, अष्टफलकीय। अब भैया ये क्या है, अष्टफलकीय है, ठीक है, चलिए फिर अष्टफलकीय है, तो क्या इसकी 2 ज्योमेट्री बन सकती है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। यहां ले लो CO, क्या इसकी ज्योमेट्री बन सकती है क्या, अष्टफलकीय, देखो ये हो गया, देखो एक बार EN यहीं इधर हो गया,
और EN इधर हो गया, और Cl यहां ले लो और एक Cl यहां ले लो। इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? सिस फॉर्म बना लो इसका, CO एक EN इधर ले लो। अब ये पता है कौन सा वाला? ये वाला ऊपर वाला कौन सा है? ये मान लो, ये देखो, ये 1 2 3 4, ये चारों क्या हैं? ये देखो चारों क्या हैं? ये प्लेन के अंदर हैं। ऐसे देखो, ऐसे समझो, ये चारों कैसे हैं? प्लेन के अंदर। और ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर, और एक नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अब जो ये EN जुड़ा है, कैसे जुड़ा है बेटा? एक इस प्लेन में जुड़ा है EN, ठीक है, और एक कहां जुड़ा है? ऊपर की तरफ। कहां जुड़ा है? ऊपर की तरफ। आ रहा समझ? और एक EN आप यहां जोड़ लो, और Cl यहां लो, Cl यहां लो। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। और इसे क्या बोलेंगे बेटा हम? सिस फॉर्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, इन दोनों में से, मान यहां तो ऑप्शन में नहीं है, मान लो आपसे पूछ लेता कि इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, प्रकाशिक सक्रिय कौन सा है? तो ये वाला है सर। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। देखो भैया, इसमें सिमेट्री है कि नहीं है? सम्मति इसमें है नहीं, यहां से काटो तो सम्मति मिल जाएगी, इसका ही मिरर इमेज बन जाएगा ये। तो अगर ऐसा पूछ लेता तो क्या करते आप? तो ये तो बात क्लियर है कि इसका ऑप्शन क्या है? इसका भैया ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है ज्यामितीय समझौता। क्या है? ज्यामितीय समझौता। तो हमारा आपसे क्वेश्चन क्या है कि इसमें से ऑप्टिकली प्रकाशित सक्रिय कौन सा होगा बेटा? तो प्रकाशिक सक्रिय होगा ये वाला। प्रकाशिक सक्रिय कौन सा होगा? ये वाला। और प्रकाशिक अक्रिय कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला होगा आपका प्रकाशिक अक्रिय। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन बताओ। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, कि कितने इनके टोटल समावयवी बन सकते हैं? अरे सर इतना परेशान क्यों कर रहे हो? सिंपल क्वेश्चन करवाओ ना, जो हो पूछा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो अगर ऐसा पूछ ले, ठीक है, कितने इसके बन सकते हैं, तो देखो ध्यान से, ये एक तो ये बन गया बेटा, और इसके कितने बनेंगे? इसके बनेंगे 2। क्यों? अगर मान लो ये D फॉर्म है, तो एक इसका L फॉर्म भी तो बनेगा गुरु। अरे बोलो बेटा, बनेगा नहीं बनेगा? ये देखो, थोड़ा सा इधर बना लो, है ना, अच्छा लगेगा। ये इसका मिरर इमेज लगाओ, शीशा। ठीक है, C हो गया बेटा, इधर हो गया Cl, इधर हो गया Cl, इसका मिरर इमेज, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? En, और नीचे क्या हो जाएगा इधर बताओ? En। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इनके मिरर इमेज। तो टोटल कितने समावयवी बन सकते हैं बताओ? 3 बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन मैंने कराया, और आपके कितने हो गए? 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। PTEN NO2 के संभावित समावयवियों की संख्या कितनी होगी? ये भी बेटा जेईई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया क्वेश्चन है? यहां पे उसने कुछ बताया ही नहीं है कि आपको कौन सा समावयवी निकालना है। सिंपल आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि इसके टोटल कितने समावयवी बन सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बेटा, इसका आंसर कैसे करेंगे। देखो पीटी यहां सेंटर पे है, ठीक है, एक बार एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं EN, इधर ले लो EN, और इधर आप ले लो NO2, और इधर ले लो आप NO2। तो एक तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ये बन गया है। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है सर? अब एक नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा, एक सामान्य बच्चा क्या सोचता है कि सर इधर ले लो इसको, इधर कर देते हैं, तो वही बन जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग तेज चलता है और आपने पढ़ा इस चैप्टर को, तो आपको एक बात भी पता होगी, क्या कि बेटा एक आपने पढ़ा होगा लिंकेज आइसोमरिज्म, बंधनी समायोता। और वो कैसे होता था? देखो ध्यान से, वो ऐसे होता था कि मान लो कहीं पे डोनर N, ये हो जाए डोनर, है ना, N डोनर हो जाए, मान लो पढ़ा ना, ONO पढ़ा होगा, NO2 पढ़ा होगा। इसमें डोनर कौन सा है? N। इसमें डोनर कौन सा है? O। CN पढ़ा होगा, NC पढ़ा होगा, ठीक है, CN माइनस NC माइनस, ठीक है।
SCN पढ़ा होगा, NCS पढ़ा होगा, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, या बोलते हैं हिंदी में उभय दंतुक लिगेंड। क्या बोलते हैं? उभय दंतुक लिगेंड। तो जब भी इनमें से कोई आ जाए, जब भी इनमें से कोई आ जाए, तो दिमाग में भैया एम्बीडेंटेट या उभय दंतुक का सवाल आना ही चाहिए। क्यों? यहीं पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जेई में क्या पूछा इसने, उसने बोला कि बताओ बेटा इसमें कितने समावयवी बन सकते हैं। तो एक तो ये बन गया। अब मैं एक काम कर दूं ना, मैं पीटी के साथ, पीटी है बेटा, मैं पीटी के साथ यहां पे ले लूं भैया सेम टू सेम ईएन, एथिलीन डाइअमीन, और इस पे ले लूं मैं ONO, और यहां ले लूं ONO। मतलब इस बार कौन सा डोनर है बेटा? इस बार डोनर ऑक्सीजन हो गया है। अब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है सर? देखो तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि भैया मैं ईएन के साथ एक बार लूं NO2, मतलब नाइट्रोजन डोनर वाला, और एक बार लूं मैं ONO यानी ऑक्सीजन डोनर वाला। तो कितने बन सकते हैं बेटा? 3, जिसमें एक में दोनों एन डोनर है, एक में दोनों ओ डोनर है, और एक में एक एन डोनर है और एक ओ डोनर है। तो ये बातें हमें कब क्लिक करेंगी? जब क्लिक करेंगे जब आपने ढंग से पढ़ाई करी होगी। ठीक है, तो जेई का क्वेश्चन हो गया। ये नीट में आ भी सकता है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं कई बार। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये हमने अभी कर लिया है। अच्छा ये नहीं किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये दूसरा था, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि COEN2 का COEN2Cl2 COEN2Cl2 के संभावित समावयवियों की संख्या कितनी होगी? शायद यही क्वेश्चन हमने अभी किया था ना बेटा? हाँ यही तो किया था भाई। COEN2Cl2 ही तो है, और ये क्या है? COEN2Cl2 ही तो है। तो वही क्वेश्चन देखो अभी आ गया दिमाग में, यहां भी आ गया। क्या? इसके कुल टोटल कितने संकुल समावयवी बन सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो सोच लेते हैं, बहुत सिंपल तरीका है बेटा, ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले तो इसका बनाओ सिस फॉर्म। कैसे बनेगा? देखो सिस फॉर्म, ये आपका हो गया ईएन, और लिखो CO, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 इसकी। क्यों? 4 यहां से और 2 यहां से, 6 हो गई बेटा। तो 6 में क्या कर दो इधर, यहां लो ईएन, यहां लो ईएन, ठीक है, यहां लो Cl, यहां लो Cl। इसमें बेटा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रकाशिक सक्रिय है, इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। और अगर ये प्रकाशिक सक्रिय है, अगर ये प्रकाशिक सक्रिय है, अगर ये प्रकाशिक सक्रिय है, तो मान लो अगर ये डी फॉर्म है, अगर ये डी फॉर्म है, DL में आप कुछ भी मान सकते हैं, हम एक मान लिए डी फॉर्म, तो इधर जो बनेगा, इधर जो इसका मिरर इमेज बनेगा, इधर जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, वो बताओ कैसे बनेगा बेटा? देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। बोलो क्लियर है मेरी बात? तो सिस फॉर्म था, इसे क्या बोल देंगे हम? ट्रांसफॉर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये डी था, तो इसे क्या बोल देंगे बेटा? हम एल फॉर्म बोल देंगे। तो दो तो क्या बन जाएंगे? दो बन जाएंगे डी और एल फॉर्म, दो बन जाएंगे डी और एल फॉर्म। ठीक है, और एक किसका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा? कौन सा बेटा ट्रांसफॉर्म? देखो क्या होता है, एक इसका ट्रांसफॉर्म भी बन जाएगा, एक इसका ट्रांसफॉर्म भी बन जाएगा। देखो कौन सा बनेगा इधर? एक इसका ट्रांसफॉर्म भी बनेगा। कौन सा वाला? ध्यान से देखो इधर, CO को लो बीच में, इधर ले लो एथिलीन डाइअमीन, यहां ले लो एथिलीन डाइअमीन बेटा, और यहां पे Cl, यहां पे Cl। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? सॉरी ये ट्रांसफॉर्म नहीं था बेटा, ये क्या था? ये ट्रांसफॉर्म थोड़ी था, ये तो सिस फॉर्म का ही क्या है? दूसरा रूप है। सिस फॉर्म का क्या दूसरा रूप है? ठीक है, तो ये डी था, तो क्या था? ये एल था। ठीक है, ये भी सिस फॉर्म ही है। सिस फॉर्म में भी क्या? प्रकाशिक सक्रिय है, प्रकाशिक सक्रिय बेटा। थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसफॉर्म। क्या हो जाएगा इसका? ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बेटा ये आपका ट्रांसफॉर्म है, ये प्रकाशिक क्या हो जाएगा? अक्रिय हो जाएगा।
सिस ट्रांस कैसे पहचानेंगे, आपको पता है कैसे पहचानेंगे। देखो इधर, अगर कोई भी दो लिगेंड 90 डिग्री पे हैं, अगर कोई भी दो लिगेंड कितने पे हैं 90 डिग्री पे, दो मतलब सेम दो होने चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे उसके हम सिस फॉर्म बोलेंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से, इसमें पहले वाले में देखो ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा, है ना। अगर कोई दो समान लिगेंड कितने पे हैं 180 पे, देखो यहां से कितना हो जाएगा ये 180। अगर कोई भी दो लिगेंड 180 डिग्री पे हैं समान लिगेंड, तो उसे क्या बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्म। और अगर कोई भी दो लिगेंड कितने पे है बेटा 90 पे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको हम सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे उसको हम सिस फॉर्म। क्या यहां तक बात क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CONH4 होल CONH3 का होल 4 NO2 का होल ट्वाइस Cl प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करता है बेटा? ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। बंधनी मतलब लिंकेज आइसोमरिज्म करता है, आयनन करता है, प्रकाशित करता है। दूसरा है बंधनी करता है, आयनन करता है, ज्यामितीय करता है। तीसरा है आयनन करता है, ज्यामितीय करता है, प्रकाशित करता है। और चौथा क्या है लिंकेज या बंधनी, ज्यामितीय और प्रकाशित। तो सबसे पहले भैया इस क्वेश्चन को हम देखते हैं है क्या ये। तो देखो भैया CO है, NH3 है, 4 बार NH3 हो गया, 2 बार क्या है NO2 है, 2 बार क्या है NO2 है, और यहां पे Cl भी ले रखा है इसने। ठीक है, अब मैंने अभी क्या एक बात समझाई थी कि जहां पर भी NO2 मिल जाए, क्या मिल जाए NO2 मिल जाए, वहां याद रखना कि लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। तो भैया इसका सबसे पहले तो क्या हो सकता है, इसी कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या NH3 का होल 4 ONO का होल ट्वाइस और Cl। अब ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों हो गए हैं भैया लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या हो गए हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, माने बंधनी समावयवता। ठीक, दूसरा क्या ये आयनन समावयवता भी दर्शा सकते हैं। तो देख लेते हैं भैया, इसको मान लो A है, ये मान लो B है, अब एक C लेते हैं, C लेते हैं, क्या ये आयनन समावयवता भी दर्शा सकते हैं? चेक कर लेते हैं। देखो इधर CO को ले लो, इधर NH3 ले लो 4 बार, और देखो इस बार क्या करो ना, एक Cl अंदर ले लो NO2 और Cl अंदर, और एक NO2 कहां ले लो भैया बाहर। अब ध्यान से देखो, ये कंपाउंड मान लो C वाला है, कौन सा वाला बेटा ये C मान लो, C वाला कंपाउंड है ये, सॉरी C। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ यार, अगर मैं बोलूं पहला और C वाला कौन सा समय होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा किस प्रकार का समावयवी है? तो आप बोलोगे सर ये आयनन समावयवी है। क्यों बेटा, इससे कौन सा आयन बनेगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस Cl माइनस बनेगा। इससे क्या बनेगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लस NO2 माइनस बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो अलग अलग आयन देंगे, क्या देंगे बेटा, अलग अलग आयन देंगे। तो जब अलग अलग आयन देंगे तो A और C क्या हो गए बताओ, बोलो A और C क्या हो गए भैया, आयनन समावयवी। क्या हो गए, आयनन समावयवी। ठीक, और चेक कर लेते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है भैया, और चेक कर लो। NH3 और NO2 को सबसे पहले ना आप ऐसे करो, ये मान लो कंपाउंड नंबर कौन सा लिख रहा हूं, D वाला, चौथा लिख रहा हूं, D नंबर। यहां से मुझे एक बात बताओ, यहां से मुझे एक बात बताओ कि यहां पे जो CO है, कोबाल्ट है, उसकी समन्वय संख्या कितनी है? तो 4 यहां से बेटा, 2 यहां से, 6 हो गई। 6 मतलब क्या हो गया, अष्टफल किए। तो एक बात बताओ, अब मैं क्या करूं, NH3 चारों को इधर ले लो, NH3 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 NH3, यहां पे ले लो भैया NO2, यहां ले लो NO2। क्या ये ट्रांसफॉर्म है बेटा, क्या ये ट्रांसफॉर्म है बेटा? हाँ सर,
दो लिगेंड 180 पे देख लो हो गए हैं, तो क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब क्या इसी का सिस बन जाएगा? बिल्कुल सही बात है, जिसका ट्रांस है उसका भी सिस बनता है, जिसका ट्रांस है उसका ही क्या बनता है, सिस भी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि सिस है तो ट्रांस है, ट्रांस है तो सिस है, आप है तो मैं हूं और मैं हूं तो आप हो, है ना। चलिए, तो यहां पे देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे, ये भैया सीओ है, इस बार हमें 4 और एक ऊपर एक नीचे जोड़ना है। हमने क्या किया, इस बार ऊपर ले लिया NO2 और यहां ले लिया हमने NH3 नीचे की तरफ, ठीक, और यहां ले लिया मैंने NH3, यहां ले लिया मैंने NH3, यहां मैंने क्या ले लिया बेटा, NH3, और यहां ले लिया मैंने NO2। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका सिस फॉर्म। क्या हो गया, सिस फॉर्म। तो अब मुझे बताओ रिलेशन क्या निकला, ये ABCD है, तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं बोलूं कि A और B, देखो यहां से A और B क्या है बेटा, A और B क्या है बेटा, A और B है लिंकेज आइसोमर। ठीक है, A और C क्या है बेटा, A और C क्या है बेटा, A और C है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और D और इसको ले लो E, और D और E क्या है, D और E क्या है, ये आपका बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बन गई बताओ, बंधनी समायोता, ज्यामितीय समायोता और आयनन समायोता, बंधनी, ज्यामितीय और आयनन समायोता। ठीक है बेटा, ये आंसर आपका यहां से आ चुका है। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से समन्वय यौगिकों, यौगिकों लिख लो यहां पे, समन्वय यौगिकों, बेटा यहां पे लिख लो यौगिकों है ये, समन्वय यौगिकों को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता, मतलब फील्ड की बात कर रहा है ये, कौन सा सही क्रम है। तो देखो एक टेबल मैंने आपको बनवाई भी थी और आपको याद भी कराया था, रटाया भी था, कि जब भी हमें ऐसी कोई टेबल दे दे, एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जब भी हमें कोई ऐसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कोई टेबल फॉर्म में दे दे, तो कैसे करेंगे बेटा, हमको याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, कि सबसे कम इनका जो ऑर्डर है, सबसे कम किसका होता है बेटा, SCN का होता है, फिर किसका होता है, F- का होता है, फिर किसका होता है, C2O4 का होता है, फिर किसका होता है, Cn- का। एक मैंने बात और बताई थी क्या बेटा, कि सल्फर डोनर जो है, इसमें जो SCN है वो सबसे पीछे होता है, उसके बाद आता है बेटा F-, ठीक है, और फिर आता है भैया कौन सा, नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर आते हैं, और फिर क्या आता है बेटा, उसके बाद क्या आता है, कार्बन डोनर, क्या आता है, कार्बन डोनर आता है। ठीक है, तो ये आपको अगर याद है तब भी आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। कैसे, देखो ध्यान से इधर, Cn में कौन डोनर है बेटा, कार्बन, इसमें कौन सा डोनर है बेटा, ऑक्सीजन, F में तो आपका हाइड्रोजन है, और SCN सबसे छोटा हो गया। क्लियर है, तो ये बात यहां से क्लियर है, याद करना पड़ेगा इसको, ये क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आ सकते हैं, बोलो क्लियर है। तो यहां तक हमने कर लिया है, आगे चलें बेटा, चलो आगे चलते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर K4Fe में केंद्रीय परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ना, CFT इसको बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्या बेटा, कि CFT में जो d ऑर्बिटल हैं, CFT में क्या होते हैं, जो d ऑर्बिटल है 5, जो 5 d ऑर्बिटल हैं, ये 2 भाग में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से में, T2G और EG में। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो नीचे क्या रहेगा बेटा, T2G, और ऊपर क्या रहेगा बेटा, EG। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जब इनको हम भरेंगे इसमें तो कौन कैसा क्रम आएगा, मतलब EG में कितने होंगे और T2G में कितने होंगे। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे भैया इसका ऑक्सीकरण अवस्था, K4Fe का क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है,
तो यहां पे +4 हो गया, इसको x मान ले बेटा, और -6 हो गया, एक CN का -1 होता है, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा +2, x क्या हो गया +2, x +2 हो गया है। यानी यहां पे Fe किस फॉर्म में है, यहां पे Fe+2 के फॉर्म में है, Fe+2 के फॉर्म में है। अगर मैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, अगर मैं Fe का लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या आएगा। आर्गन लिखते हैं, आर्गन हो गया कितना बेटा 18 तक खत्म हो गया। आगे क्या आएगा बताओ, आगे क्या आएगा, लिख लो यहां पे Fe आर्गन 18 तक खत्म हो गया। आगे क्या आएगा बताओ, आगे आएगा 4s2 3d6। अरे 26 होता है बेटा, ठीक है, लेकिन S2 चला गया है तो Fe+2 क्या आएगा, Fe+2 क्या आएगा, Fe+2 आएगा बेटा 3d6, 3d6। अब यहां पे जो CN होता है वो CN कैसा लिगेंड है बेटा, यहां पे CN कैसा लिगेंड है, CN कैसा लिगेंड है, CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपको पता होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो होता क्या है, D6 का मतलब क्या हो गया, D6 का मतलब हो गया इसमें D में भैया कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता क्या है कि बेटा इनकी होती है पेयरिंग, क्या होती है इनकी पेयरिंग होती है, इनका युग्मन होता है। तो ये यहां आके युग्मित हो जाएगा, या ऐसे देख लो युग्मन कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में युग्मन कैसे होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में युग्मन कैसे होगा, इसका युग्मन आप करा दो इसके साथ, इसका करा दो इसके साथ, इसका करा दो इसके साथ, ठीक है। तो यह दो क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। या आप ऐसे समझ सकते हैं क्या, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले भरेंगे भैया कहां पे T2G में, और फिर कहां भरेंगे बेटा EG में, ठीक है। तो T2G में कितना हो गया देखो इधर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां। EG में हम गए नहीं, EG में हम गए नहीं, तो T2G में कितना हो गया भैया, T2G में हो गया 6 और EG में क्या हो गया 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार चेक कर लो बेटा, सही है सब कुछ, आ गया समझ में आपको। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पहले हम भरेंगे T2G, फिर क्या भरेंगे हम EG भरेंगे। T2G पहले पहला भरेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां भरेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है, आगे चले भाई, क्या आगे चलें, आपकी इजाजत है, चलिए सर, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। निकिल CO4 संकुल की ज्यामिति एवं चुंबकीय, बेटा ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण बताओ, चुंबकीय गुण है क्या है। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, निकिल होता है 28, ये निकिल है, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, आपको पता भी होगा है ना, 28 एटॉमिक नंबर इसका है। अब ध्यान से देखो इस पे, कोबाल्ट कैसा लिगेंड है बेटा, कोबाल्ट नहीं सॉरी CO कार्बोनिल है, कोबाल्ट नहीं है। कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, कार्बोनिल बेटा है आपका उदासीन, कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। कार्बोनिल आपका उदासीन लिगेंड है यहां पे, ठीक है। यानी यहां पे निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, x + 0 = 0, तो x क्या हो गया 0। यानी निकिल का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, आर्गन 18 हो गया यहां पे, ठीक है। अब क्या आएगा बताओ, अब आएगा 4s2, अब लिख लो 3d8 और ये बाहर 4s2, यही होता है। यानी डी में कितना है बेटा, डी में है 8, डी में कितना है यहां पे 8, ये देखो एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5,
तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और S में कितना है बेटा? S में है 2 और P पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। S में लिख लो 2। लेकिन जो कार्बोनिल होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है बेटा, ठीक है। तो होगा क्या, होगा क्या, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, कहां पे हैं? S में, उनको यहां पे कराएगा युग्मन। इसका यहां करा दो और इसका यहां करा दो। यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, जो नेक्स्ट संरचना बनाऊंगा, और देखो क्या बनेगा, वो बेटा ये बन जाएगा 1 2 3 4 5। 1 मिनट, 5 नहीं भरो, 3, 1 2 3 4, हाँ कर दो 5, चलो 5। और यहां आ गया कितना? 6 7। और ये पेयरिंग हो गई इसकी, इसकी और इसकी, ठीक है। यानी अब संकरण में कौन जाएगा? संकरण में कौन जाएगा? देखो ध्यान से, इधर ये जाएगा, ये जाएगा, यानी एक S जाएगा। ये देखो, ये 3D था, ये बेटा 3D था, ये 4S था और ये 4P था। तो संकरण में कौन जाएगा? अब S जाएगा, 4S और 4P, 4S और 4P जाएंगे, ठीक है। यानी SP3 जाएंगे तो SP3। यानी अगर ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे? देखो इधर ध्यान से, एक कोबाल्ट यहां पे, एक कोबाल्ट यहां पे देगा और एक कोबाल्ट यहां पे, सॉरी कार्बोनिल है, कार्बोनिल, कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल, बार बार भूल जाता हूं बेटा। ये होता है देखो कोबाल्ट और ये होता है कार्बोनिल, आप भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मेटल है, ठीक है, और एक ऑक्साइड है कार्बन का, ठीक। तो यहां पे एक कार्बोनिल बॉन्ड बनाएगा, यहां पे दूसरा कार्बोनिल बॉन्ड बनाएगा, यहां पे तीसरा कार्बोनिल बॉन्ड बनाएगा और यहां पे चौथा कार्बोनिल बनाएगा, ठीक है। इसमें बनाएंगे, यानी इसका संकरण क्या आ गया है? संकरण आ गया बेटा sp3। क्या आ गया है? sp3, sp3। अच्छा एक बात बताओ, संकरण आ गया इसका sp3, क्या ये अनुचुंबकीय हो सकता है क्या? नहीं सर, क्यों? मैंने क्या बताया था, अनुचुंबकीय कब होगा बेटा? जब इसके पास, जब इसके पास क्या हो? कोई ना कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चुंबकीय प्रभाव में इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्या है बेटा? ये प्रतिचुंबकीय है। और sp3 का मतलब क्या है बताओ? चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल है। क्या है? चतुष्फलकीय है बेटा, या टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है, क्या है? टेट्राहेड्रल है। sp3 सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति यौम क्या हो गया? ये प्रति चुंबकीय, ठीक है बेटा। आगे चलें बेटा, चलते हैं। MnCN4 के लिए सही कथन बताइए। ये बेटा HW है, घर से करना है, अभी मैंने कराया, वैसे करना है। हिंट देखो क्या है, हिंट ये है, हिंट ये है कि CN क्या है? CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप पेयरिंग वेयरिंग करा सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, सिंपल क्वेश्चन है। आगे है कि D6 धनायन में अष्टफलकीय फील्ड में निम्न स्पिन संकर की ऊर्जा निम्न होगी। निम्न स्पिन संकर का मतलब क्या है? ये निम्न है बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। निम्न चक्रण संकुल है, निम्न चक्रण संकुल बोलते हैं इसको, या निम्न स्पिन संकर बोल देते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर D6 कहीं पे है, क्या है बेटा? अगर कहीं पे D6 है तो निम्न चक्रण संकुल में क्रिस्टल फील्ड ऊर्जा क्या होगी, है ना? तो आप जानते हो यार, CSFE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो मैंने आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताया था, क्या? माइनस का 0.4 Nt2G प्लस, प्लस क्या बताया था? प्लस बताया था प्लस 0.6, फिर लिख लो प्लस 0.6 NEG प्लस
Zp, Zp क्या है? पेयर है। इसमें N-T2G क्या है बेटा? T2G कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है और Eg क्या है? Eg कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे एग्जांपल देखो इधर, CFT क्या कहता है? CFT क्या बोलता है? अच्छा देखो लिखा नीचे, डेल्टा नॉट क्या है? अष्टफलकीय फील्ड में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ठीक है। अच्छा यहां पे एक बात और याद कर लो कि जब अष्टफलकीय होगा तो जो भी हम एनर्जी निकालेंगे बेटा, जो भी एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, यहां पे क्या कर देंगे, लिख लो यहां पे, जो भी एनर्जी हम निकालेंगे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कर देंगे, ठीक है। ये सब किसकी निकाल रहे हैं हम? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। और यहां पे Zp, यहां पे N-T2G क्या है? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और N-Eg क्या है? Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। चेक कर लेते हैं। अब कह रहा है कि भैया ये निम्न चक्रण संकुल है, निम्न स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यानी अगर मैं CFT की बात करूं, अगर मैं CFT की बात करूं, देखो होगा क्या, ये आपका क्या है बेटा? T2G, इसमें कितने हैं? 6। निम्न का मतलब ये हो गया, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 हो गए। और Eg में क्या हो गया? 0 0, गया ही नहीं। तो ये T2G में कितने हैं? 6। और Eg में कितना है बेटा? 0। तो अब कर लेते हैं यहां पे कैलकुलेशन, कर लो भैया कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो -0.4 हो गया इधर, इधर -0.4 हो गया बेटा। N-T2Z में कितने हैं सर? 6 हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, प्लस 0.6। N-Eg में कितना है बेटा? Eg में है 0, तो 0 लिख लो यहां पे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। प्लस Zp, Z क्या है? कितने पेयर हैं? कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं, तो 3 और P कर लो यहां पे। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ? ये आएगा 2.4 डेल्टा नॉट माइनस का, ठीक है, प्लस 3P। अब 2.4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं बेटा 24/10, 0 उठाओ, यहां 10 लगाओ, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 3P। 24/10 को क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 5 2 जा 10 और 2 12 जा, क्या आ गया बेटा? 12/5। कितना आ गया? 12/5 प्लस 3P, तो -12/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 3P आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जेईई में 2-3-4 बार आ गए हैं, नीट में 3-4 बार आ गए बेटा। तो अब तक की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछता है। क्या पूछता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। बट याद रहे ये फार्मूला किसके लिए बेटा? सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, सॉरी, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, टेट्रा में तो नहीं, वो तो देता ही नहीं है। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होता है, उसमें T2G ऊपर होता है, Eg कहां होता है? नीचे होता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। निम्न में से कौन से कार्बोनिल में CO बंध प्रबलतम होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आते हैं। अब देखो यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? देखो बेटा, कि मेटल के साथ अगर कोई भी कार्बोनिल की बॉन्डिंग है, मान लो ये कार्बोनिल की बॉन्डिंग है मेटल के साथ, तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी क्या बेटा? कि जैसे जैसे मेटल पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे जो कार्बन का जो ABMO ऑर्बिटल है वैकेंट, उसमें इसकी शेयरिंग बढ़ती जाएगी, उसमें इसकी शेयरिंग बढ़ती जाएगी। यानी कि जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ हैं वो क्या होते जाएंगे? घटते जाएंगे, और इनके बंध क्रम क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो मैंने आपको सिखाया था, यहां पे अगर मैं मेटल कार्बोनिल बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बढ़ेगा, और ये क्योंकि देखो ध्यान से देखो इधर,
ये जो शेयरिंग इधर भी होगी, तो अब इधर शेयरिंग बढ़ गई ना बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, घट गया। बॉन्ड लेंथ की बात करूं अगर, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, और यहां बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। यानी आप जानते भी हो क्या, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू है 1 बॉन्ड ऑर्डर। पूछा क्या है कि कार्बोनिलों में सीओ बंध प्रबलतम होगा। प्रबलतम का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। कौन सा बंध भैया, सीओ बंध पूछा है। सीओ का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर मान लो पूछता कि किसमें मेटल और कार्बन का बंध प्रबल है, तो उसका प्रबल होता जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसके पास, मेटल के पास, तो ये प्रबल होता। लेकिन पूछा है इसका प्रबल कौन सा है, तो अब सोचो इसका उल्टा। अब मान लो भैया मेटल के पास क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास, क्योंकि कार्बोनिल कैसा है, ये पाई एक्सेप्टर है बेटा, तो यहां पर देखो ध्यान से, अब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड उतना मजबूत नहीं बन पाएगा। तो ये बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, मजबूत। ये बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, मजबूत बनेगा। कौन सा बॉन्ड, ये वाला। क्यों, ध्यान से देखो इधर। अब अगर मैं बात करूं एमसी और इस बॉन्ड की, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कहां पे होगा बेटा, यहां पे होगा। यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कहां होगा, यहां पे होगा, और लेंथ यहां पे क्या होगा, कम होगा। तो अगर यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, अगर यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब देख लो यहां पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो क्या पूछा आपसे, अब देखो ये इसमें बहुत सारे सवाल हैं भैया, इसमें वो आपसे कुछ भी पूछ सकता था। उसने पूछा क्या आपसे, उसने आपसे पूछा कि बताओ सीओ बंध किसमें प्रबलतम होगा। वो ये भी पूछ सकता था कि बताओ एम और कार्बन का बंध, मेटल और कार्बन का बंध प्रबल कहां होगा। वो आपसे ये पूछ सकता था कि बताओ भैया सीओ बंध की लंबाई सबसे ज्यादा कहां है। वो आपसे पूछ सकता भैया कि बताओ मेटल और कार्बन की लंबाई सबसे ज्यादा कहां है। तो एक ही क्वेश्चन को वो कई तरीके से पूछ सकता था। इसके लिए आपको यह कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल हिंदी मीडियम के चैनल पे अगर आप देख रहे हैं, तो आप जहां मैंने वन शॉट वीडियो कराया है किसका, उपसंयोजक यौगिक का, वहां पे जाएं, आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे बताओ कहां चार्ज पॉजिटिव है मेटल पे, यहां पे चार्ज पॉजिटिव है मेटल पे भैया, क्योंकि देखो ये सब न्यूट्रल हैं, तो सबसे ज्यादा सीओ बंध मजबूत कहां होगा, यहां पे। क्यों, क्योंकि यहां पे इसके इनके बीच अब उतनी डेंसिटी नहीं है मेटल के पास, तो अब उतने अच्छे से यहां पे ओवरलैपिंग कह सकते हैं, या डेंसिटी नहीं है, तो यहां उतना अच्छा बंध का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये जो मैं इतना बताया ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे है, निम्न में से कौन सा संकुल का उपयोग एंटी कैंसर के रूप में करते हैं। नीट में भी पूछ चुका है 2 बार, और जेई मेंस में भी पूछ चुका है बेटा। ये है बहुत सिंपल इसका आंसर। आप जानते हो जो सिस्प्लेटिन होता है, क्या होता है बेटा, सिस्प्लेटिन। क्या होता है, सिस्प्लेटिन। देखो इधर, ये आपका है सिस्प्लेटिन, और ये आपका है ट्रांसप्लेटिन। ट्रांस का मतलब क्या होगा, 2 लिगेंड कितने पे होंगे, 180 पे। ये ऐसे करके पूछा था, कौन सा बताओ है इसमें, है ना। जो सिस प्लेटिन है बेटा, सिस जो प्लेटिन है, दो सिस प्लेटिन है, हिंदी में लिख लो सिस प्लेटिन। ये बेसिकली बेटा एंटी कैंसर एजेंट के रूप में वर्क करता है। एंटी कैंसर मतलब जो कैंसर की सेल्स होती हैं, जिन कैंसर की सेल्स में क्या आता है, मेटास्टेसिस आता है ना, मतलब कैंसर की सेल क्या होती है, ग्रोथ करती जाती हैं, उनको मारने का काम करता है ये, या उनको सप्रेस करने का काम करता है। तो याद रखना बेटा कौन सा है, सिस प्लेटिन। ठीक है, तो समपक्ष मतलब क्या हो गया, ये हो गया सिस प्लेटिन। ठीक है, समपक्ष सिस प्लेटिन हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है जो मैंने आज आपको कराए हैं उनसे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ होगा, और
अगर आपने ये वीडियो को देख करके खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो और आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, हमारा हिंदी मीडियम का जो बैच है, जो हमारे टीचर्स हैं यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं बेटा, उनको मैं भी थैंक यू बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है और एक मांग भी है कि बेटा जो आपकी एग्जाम है 7 मई को है, उसकी तैयारी ऐसी करनी है, आपको अंतिम दिनों तक हारना नहीं है। कई बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल कम हो जाती है, मेहनत कम कर देते हैं। तो ये मेरा लास्ट एडवाइस है आपको आज का, है ना, क्योंकि क्लास अब खत्म हो रही है। एग्जाम की तैयारी के एक दिन पहले तक आपको क्या करना है, आपको लगे रहना है। ठीक है, और हम आपके साथ लगे हैं जब तक आपके अंदर भरोसा है हम पे, जब तक आपके अंदर जुनून है। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन शायद अब नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। ठीक है, आपको भी मजा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है, बाय बाय।